इंटर हेलोजन कंपाउंड, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या यूज होता है, ये सब हमको देखना है ना। सो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं इनको जनरल कंपोजिशन हम जनरल फॉर्मूला ऐसे असाइन कर सकते हैं, XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश, XX7 डैश, जहां पे X जो हेलोजन है वो लार्जर साइज का है और जो X डैश है वो स्मॉलर साइज का है। X ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है X डैश से। क्यों ऐसा हो रहा होगा भाई? अगर आप छोटे से एटम पे, अगर आप फ्लोरीन पे आप ये सोच रहे हो कि आप 3 आयोडीन या 5 आयोडीन ये सब लगा सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। हम एक बड़े एटम पे छोटा एटम अटैच कर सकते हैं इतनी ज्यादा मात्रा में, पर आप अगर ये सोचो कि Cl(I3) आप बना दो, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज इतना बड़ा है कि वो Cl पे जाके 3 आयोडीन माएंगे ही नहीं, स्टेरिक रिपल्शन भी बहुत हो जाएंगे। इसलिए यहां पे ये लिखा है कि X हेलोजन होना चाहिए लार्जर साइज का और X डैश जो है वो स्मॉलर साइज का। X ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो X डैश है भाई, X अगर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो X डैश उसके कंपैरिजन में क्या हुआ? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। तो जैसे मान लो आपको IF5 बनाना है, इसका मतलब आपको आयोडीन के p ऑर्बिटल में से, फ्रॉम p ऑर्बिटल आपको उचका के इलेक्ट्रॉन किधर डालना है? आपको d ऑर्बिटल में, जो वेकेंट d ऑर्बिटल पड़ा है उसमें उचका के इलेक्ट्रॉन डालना है। अब अगर आपको उसमें उचका के इलेक्ट्रॉन डालना है तो इसका मतलब आपको कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए उसके अराउंड, जो कि ये काम कर सके, उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इसीलिए यहां पे दोनों इंफॉर्मेशन दी है। बड़े मतलब छोटे एटम पे आप बहुत बड़े एटम नहीं लगा सकते ज्यादा संख्या में, क्योंकि फिर स्टेरिक रिपल्शन हो जाएंगे और आपको कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ना है, ताकि जो एक्सटेंडेड कोवेलेंसी है जैसे 3 की, 5 की, 7 की, ये पॉसिबल हो सके आफ्टर ट्रांजिशन ऑफ p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कूद के कहां पे जाएं? d ऑर्बिटल में जाए, वीकेंड d ऑर्बिटल में जाए। समझ में आया ये पूरा सीन? चले आगे, चलो। रेशियो जो है रेड आई ऑफ X एंड X डैश इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। सही बात है, आयोडीन बहुत ही ह्यूज जो है एक एलिमेंट होता है, बहुत एटम होता है, तो वो अपने चारों तरफ काफी सारे फ्लोरीन, 7 फ्लोरीन्स को अकोमोडेट कर सकता है। पर अब अगर हम बात करें लेट्स से Br की, तो फिर Br 7 फ्लोरीन अकोमोडेट नहीं कर सकता। वो 5 तक कर लेगा, पर 7 में बहुत अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। क्लोरीन की बात करें तो वो ClF5 बनाने में उसको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि क्लोरीन अपने आसपास 5 फ्लोरीन नहीं रख सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप रेडाई का रेशियो बढ़ाते जाओगे X और X डैश में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 5IF लेट्स से IF5 प्लस 2I2, इस तरह से आप इसे बना सकते हो। इंटर हेलोजन कंपाउंड से ही आपने दूसरा इंटर हेलोजन कंपाउंड यहां पे बना लिया। बात समझ में आई? बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये हमारे बनते हैं, इतनी आसानी से नहीं बनते। ठीक है, देयर आर नेवर मोर देन 2 हेलोजन्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी एक उसमें आप ऐसा नहीं देखोगे X, X डैश, X डबल डैश, ये तीनों एक साथ नहीं होंगे, 2 ही एक साथ होते हैं। ठीक है, bonds are essentially covalent and boiling point increases as the electronegativity difference increases। सही बात है, बॉन्ड्स में पोलैरिटी आएगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट ही बनेंगे। यहाँ पे एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के इलेक्ट्रॉन निकाले, ऐसा हो सकता है? आपको ऐसा लगता है? पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बॉन्ड्स एसेंशियली कोवेलेंट है, बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ इंक्रीज करेगा। AX5 एंड AX7 टाइप फॉर्म बाय लार्ज एटम्स जैसे कि Br और आयोडीन टू अकोमोडेट मोर एटम्स अराउंड इट, वही स्टेरिक फैक्टर्स है, फील है हमको इसकी। द इंटर हेलोजन्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन द हेलोजन्स एक्सेप्ट F2 ड्यू टू वीकर AX बॉन्ड एज कंपेयर टू XX बॉन्ड, या फिर XX डैश आप बॉन्ड बोल सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं मान लो Cl2 की और मैं बात करूं ClBr की, तो यहाँ पे बॉन्ड किसका वीकर है? ClBr का बॉन्ड वीकर है, क्योंकि ब्रोमीन की साइज बड़ी है एज कंपेयर टू क्लोरीन की साइज। तो यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? Cl2 की होगी मोर और ClBr की होगी हमारी लेस। पर अगर हम बात करें F2 की, तो यहां पे तो F2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ ही बहुत कम होती है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। तो F2 के केस में जो FCl अगर आप बनाओगे, रिपल्शन, ये कौन सी स्पेलिंग होती है भाई? हाँ, तो अगर आप FCl बनाओगे, अगर अब हम FCl बनाने जा रहे हैं, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो एक्चुअली में कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी के लिए मैंने मोर बनाया था, रिएक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं किससे? F और F से,
क्यों? क्योंकि अब फ्लोरीन के लोन पेयर क्लोरीन के लोन पेयर से थोड़े दूर हुए तो फ्लोरीन को थोड़ी शांति मिलेगी, है ना। तो F2 को छोड़ के ये हम जनरल बात कर सकते हैं कि वो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है वो नॉर्मल हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, चलो प्रिपरेशन कैसे करते हैं भाई हम की इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर एक्शन ऑफ हेलोजन ऑन लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड से बना सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट रिएक्शन करवा लो, जैसे Cl2 प्लस F2 इक्वल वॉल्यूम में आप लोगे, एकदम एग्जैक्ट इक्वल वॉल्यूम में लोगे, 473 केल्विन पे लोगे तो 2ClF बन जाएगा। ये यहां पे क्या बना हमारा 2ClF। यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बहुत एग्जैक्ट कंडीशंस यहां पे होनी चाहिए, टेम्परेचर की वॉल्यूम की दोनों की एग्जैक्ट कंडीशंस होनी चाहिए, तब जाके सही प्रोडक्ट बनता है, वरना कुछ और आड़े प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने एग्जैक्ट वॉल्यूम में नहीं लिया तो जरूरी नहीं ना ClF बने, ClF3 भी बन सकता है। ठीक है, Cl2 वही मैं बोला था, अगर आपने एक्सेस ले लिया यहां पे फ्लोरीन का 573 केल्विन के टेम्परेचर पे तो ClF3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ClF3 बन जाएगा। ठीक है, सो 2ClF3 का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। अब आप ये सोच रहे हो कि ClF2 क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। अगर वो ClF2 बनाता तो ये एक हो जाता। ठीक है, तो ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन गया, यहां पे हम एक फ्लोरीन को और जोड़ देते हैं, तो अब क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन गए? एक ही है, बचे कितने? 5। तो इससे क्लोरीन क्या हो जाता? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाता, वो उसको पसंद नहीं है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यहां पे नहीं बनेगी, इसलिए या तो आपको ClF मिलेगा या आपको ClF3 मिलेगा, ClF2 नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आ जाता है कि ये क्यों आपने एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्यों बनाते हो 1 3 5 7, ऐसे थोड़ी ना होता है। समझ में आया? ठीक है, I2 प्लस 3Cl2 बना लो, एक्सेस में अगर आपने लिया है तो आपके पास बन जाएगा ICl3। ठीक है, Br2 और 3F2 में बन जाएगा BrF3, ऐसे आप फॉर्मेशन करा सकते हो। ठीक है, डाइल्यूटेड विद वाटर, तो ये रिएक्शन यहां पे BrF3 बनता है। I2Cl2 इक्विमोलर, तो ICl बनेगा, इक्विमोलर लोगे तभी जाके ये ICl, BrCl, BrF ऐसे इक्विमोलर में ही बनते हैं, उसके अलावा नहीं बनेगा। अब अगर आपने फ्लोरीन को एक्सेस में ले रखा है तो BrF5 बन जाएगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, टैबुलर फॉर्म में देखेंगे बेटर समझ में आएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज को हम टेबल बना के देख लेते हैं, उससे ज्यादा बेटर समझ में आता है। क्या क्या देखेंगे भाई? हम देखेंगे यहाँ पे टाइप कौन सा है, उसका फॉर्मूला क्या है, फिजिकल स्टेट और कलर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, XX1 डैश हुआ जैसे ClF तो कलरलेस गैस, और स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं लीनियर। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ये Cl ये F, दोनों के पास 3 लोन पेयर। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ClF में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 6 लोन पेयर है। और भी आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, जैसे BrF बना सकते हो, पेल ब्राउन गैस होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर वही लीनियर होगा। IF बना सकती हो, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा अच्छा IF है, ये भी बन जाएगा। अच्छा, और भी तो पॉसिबिलिटीज हैं बहुत सारी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो देख लेते हैं। BrCl है, गैस होता है, टाइप अभी वही चल रहा है। ICl अगर अल्फा फॉर्म हुआ तो रूबी रेड सॉलिड, अगर बीटा फॉर्म हुआ तो ब्राउन रेड सॉलिड, सबका स्ट्रक्चर वही अपना लीनियर का लीनियर ही चल रहा है। ठीक है, अल्फा फॉर्म हुआ चाहे बीटा फॉर्म हुआ, डिपेंड करता है उस पे कि ये इनका कलर कैसा होगा। ठीक है, IBr ब्लैक सॉलिड होता है। ठीक है ना, अब अपन बात करते हैं XX-3 की, तो क्या हो सकता है ClF3, कलरलेस गैस हो जाएगी, स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंट टी शेप्ड। BrF3 येलो ग्रीन लिक्विड होता है और स्ट्रक्चर बेंट टी शेप्ड। ऐसा क्यों हो रहा होगा? देखो, सेंट्रल एटम बनाते हैं हम Cl, कितने फ्लोरीन एटम है? 3 फ्लोरीन एटम है। ठीक है, मतलब 2 लोन पेयर बाकी होंगे, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3, तो टोटल 5, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे हो जाएगा sp3d। अब sp3d के केस में 2 तो आपके पास है लोन पेयर और आपके पास है, sp3d को थोड़ा सा अपने ऊपर लिख लेते हैं, और आपके पास है 3 फ्लोरीन। तो ये कैसा दिख रहा है? एक टी के जैसा दिख रहा है, बेंट टी, यहां पे ये फ्लोरीन है। ठीक है, क्या है? ये फ्लोरीन है। बेंट टी क्यों होगा? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये इनको नीचे धक्का मारेंगे, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होता है, तो वहां पे एंगल में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, 180 डिग्री से कम एंगल होगा। ये FClF वाला जो ये वाला एंगल है ये 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, इसको अलग कलर से बना लेते हैं हम, ये जो है ये हमारा 180 डिग्री से
कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा तो फिर क्या होगा आपको पता ही है ना। समझ आई बात? ठीक है, तो ये कहलाएगा अपना स्ट्रक्चर बेंट टी शेप्ड। चले आगे, चलो। इसकी दूसरी वैरायटीज भी हो सकती है, जैसे IF3 तो ये होता है येलो पाउडर, स्ट्रक्चर वही बेंट टी शेप्ड। ICL3 ये होता है ऑरेंज सॉलिड, तो बेंट टी शेप्ड। X-5 को देखें तो IF5 उसका एग्जांपल, कलरलेस गैस पर ये सॉलिड होता है बिलो 77 केल्विन, काफी कम टेम्परेचर के नीचे ये सॉलिड बनता है। स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप होता है। यहां पे स्क्वायर पिरामिडल क्यों आ रहा होगा, देखो IF5 तो मतलब बेसिकली यहां पे 5 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। ओहो, तो ये हो गया अपना आयोडीन, ये हो गया अपना फ्लोरीन, 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 और ऊपर भी एक हो जाएगा अपना फ्लोरीन और नीचे एक होगा लोन पेयर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि एक स्क्वायर बेस, ये जो है ये स्क्वायर बेस और ये ऐसे यहां पे पिरामिड बन जाएगा। तो एक स्क्वायर बेस का पिरामिड बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। समझ आई बात? चले आगे। BrF5 बना सकते हो, कलरलेस लिक्विड होता है ये, स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल। ClF5 बना सकते हो, कलरलेस लिक्विड दोबारा से और स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अब आगे चलें, चलो। XX-7 IF7 कलरलेस गैस, पेंटागोनल पिरामिडल, है ना। एक्चुअली यहां पे पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगा। कौन सा स्ट्रक्चर होगा ये? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि 2 पिरामिड बनेंगे। तो एक काम करो, आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ और देखो ये कौन से 2 पिरामिड की बात हो रही है भैया, क्या है ये? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। आपका रिवीजन हो जाएगा, फटाफट से बना लो। कैसा बना? बहुत आसान है। आयोडीन पेंटागन बनाते हुए हमारा बेस क्या बनाएगा? पेंटागन बनाएगा। ठीक है, तो बेस पेंटागन बनाएगा और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो बेस है पेंटागन का और ऊपर और नीचे के जो 2 हैं उनको आप ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। चलें आगे, चलो। ये जो है ये सब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, पैरामैग्नेटिक नेचर इनमें नहीं होता। ठीक है, वोलेटाइल सॉलिड्स या लिक्विड्स होते हैं जनरली 298 केल्विन पे, एक्सेप्ट ClF जो कि गैस होता है 298 केल्विन पे। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हेलोजेंस, एक्सेप्ट दैट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लिटिल हायर देन एक्सपेक्टेड। हायर तो होने ही थे, पोलैरिटी है ना बॉन्ड्स में, तो वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेटर लगेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा होगा। इनके जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको आप इंडिविजुअल हेलोजेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो। इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, जैसा कि हमने देखा था हेलोजन से फ्लोरीन के अलावा, ये भी हमको पता है। ठीक है ना। दिस इज बिकॉज XX- बॉन्ड इन इंटर हेलोजेंस इज वीकर देन XX बॉन्ड इन हेलोजेंस, FF बॉन्ड के अलावा। ये पूरा हम अच्छे से एनालिसिस कर चुके हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। All these undergo hydrolysis giving halide ion derived from the smaller halogen and a hypohalite जब XX- होता है, halide जब XX-3 होता है, halate जब XX-5 होता है और परhalate जब XX-7 होता है। Anion derived from the larger halogen। ठीक है, सो बात क्या हो रही है यहाँ पे? जैसे आपने मान लो XX- का पानी के साथ रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, बनेगा HX- एसिड और HOX। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो हमने ये लिया है ClF, ठीक है ना, तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा ये, यहां पे हमारा बन जाएगा H, तो F प्लस, और हमारा क्या बनेगा? यहां पे हमने यहां पे पानी भी लिया है और यहां पे हमारा बनने वाला है ClOX। यहां पे यही तो लिखा है, देखो यहां पे क्या लिखा है? ऑल दीज अंडरगो हाइड्रोलिसिस गिविंग हेलाइड आयन डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर हेलोजन, तो स्मॉलर हेलोजन से हमारे पास हेलाइड आयन आ गया, एंड हाइपोहेलाइड डिराइव्ड फ्रॉम द लार्जर हेलोजन, तो लार्जर हेलोजन से हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हाइपोहेलाइड, हाइपोहेलस एसिड का नाम सुना था आपने, वो यहां पे मिल गया अगर हमने XX- यूज किया है तो। अब अगर हमने मान लो XX-3 यूज किया है तो क्या बनेगा? लेट्स से कि आपने अगर मान लो यहां पे रिएक्शन करवाया BrF3 का पानी के साथ, तो क्या होगा? तो होगा क्या कि HF बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा यहां पे हमारा बन जाएगा कौन सा? हेलाइट वाला जो हमारा आयन बनेगा और फिर वो H+ लेके आ जाएगा, तो फाइनली जो आपके पास बनेगा वो बनेगा यहां पे
HBrO3। क्या बना? HBrO, यहां पे एक्चुअली HBrO2 बनेगा, ठीक है, HBrO2। सिमिलरली अगर हमारे पास BrF5 होता तो BrF5 अगर है, हम ये रिएक्शन करा रहे हैं तो HF भी बनेगा और क्या बन जाएगा? HBrO3। BrF7 होता तो क्या बन जाता? HBrO4। तो इनके यूजेस क्या होते हैं? इनके यूजेस होते हैं, देखो ये कंपाउंड्स को आप यूज कर सकते हो एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, उनकी तरह से यूज कर सकते हो, और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। ClF3 एंड BrF3 आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ UF6 इन द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। भाई आपको जो है न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, यूरेनियम को आपको एनरिच करना है, तो आप ClF3 और BrF3 का यहां पे यूज करोगे। कैसे करोगे? आप यूरेनियम की रिएक्शन करोगे ClF3 लिक्विड के साथ, तो होगा क्या? UF6 बन जाएगा और ClF बन जाएगा। अब आप इस UF6 से यूरेनियम को ले लो तो आपके पास बेटर प्योरिटी का यूरेनियम मिलेगा, तो आपको ज्यादा यील्ड मिलेगी, एनर्जी बेटर प्रोड्यूस होगी। तो आपको एनरिचमेंट अगर करना हो यूरेनियम का तो फिर आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हुई ग्रुप 17 की। अब हम कहां चलते हैं? अब हम आगे चलते हैं हेलोजन के बाद नोबल गैसेस के ग्रुप पे, ठीक है।